नमस्कार। साल 2014 के महाचुनाव अपने निर्णायक दौर में हैं। बस कुछ चंद जो चरण हैं उनकी पोलिंग बाकी है, जो लास्ट फेजेस हैं उनकी कुछ पोलिंग बाकी है और उसके बाद पूरे देश को इंतजार रहेगा 16 मई का, जब लोगों ने, मतदाताओं ने जो ईवीएम पे बटन दबाए थे उसका नतीजा सामने आएगा और तब ये तय होगा कि देश की अगली सरकार कौन बनाएगा। अगली सरकार कौन बनाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, आकलन है, अटकलें हैं, लेकिन एक बात सभी मानते हैं, वो ये कि इन चुनावों में एक व्यक्ति ने, एक नेता ने चुनाव प्रचार जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से अगर डोमिनेट किया है तो वो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, दावेदार श्री नरेंद्र मोदी। और आज हमें बहुत खुशी है, श्री नरेंद्र मोदी जी आज डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी। डीडी न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अभी भी आपके ऊपर निजी हमले लगातार हो रहे हैं और खास करके अब तो प्रियंका गांधी मैदान में हैं और वो सीधा सीधा आपको चुनौती दे रही हैं, आपकी सरकार को। आप देखिए, मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ, इन आरोपों को या प्रियंका गांधी? मैं दोनों चीज़ें जी। मैं इन बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी और मैं मानता हूँ इतना तो उनको हमने अवसर देना चाहिए कि आखिर बेटी बेटी है, माँ के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए। पर बीजेपी के नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहें मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हक है अपनी माँ के लिए मेहनत करना, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए काम करना। इससे भी 10 गालियां और देगी तो भी बेटी बेटी है, उसके प्रति नाराज नहीं हो सकती। मोदी जी, जब हम आ रहे थे यहाँ पे आज सुबह तो एक बोर्ड लगा देखा मैंने गांधीनगर में, दिल्ली 904 किलोमीटर, यहाँ से दिल्ली 904 किलोमीटर है। दिल्ली कितनी दूर है अभी आपके लिए? इट डिपेंड्स किस व्हीकल से जा रहा हूँ। आप जनता के समर्थन का आपके पास वाहन है तो उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या भरपूर समर्थन मिल रहा है? चुनाव के जितने दौर हुए हैं जी, उसका अगर मैं बारीकी से अध्ययन करूं, क्योंकि मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और मैं साफ मानता हूं कि चुनाव एक तरफा हो गया है। सत्ता दल, कांग्रेस पार्टी के उनके साथी करीब करीब मैदान छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये आमतौर पर बुरे से बुरे दिन हो तब भी कभी कोई राजनीतिक दल में होता नहीं है जी। इसी से लोगों को एक सिग्नल चला गया कि भाई ये अब मलाई मिलती है तब तक तो रहने को तैयार है, लेकिन मुसीबत आती है तो झेलने को तैयार नहीं है। इससे जनता में एक स्ट्रांग मैसेज गया है कि भाई कांग्रेस डूबती नहीं है। दूसरा, उनके चुनाव प्रचार के सारे अलग अलग तबके हैं। डे 1 से उन्होंने मोदी सेंट्रिक चुनाव बना दिया। उन्होंने बनाया, आप ही कहते हैं? वो कहते हैं आपने मोदी सेंट्रिक मैं चुनाव। आपको समझाऊं, जब भारतीय जनता पार्टी में चर्चा चल रही थी कि मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, वो तो बीजेपी का अंदरूनी मामला था, घोषित करे या न करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का बयान आया कि हम चाहते हैं कि मोदी को जल्दी से घोषित करें जी, ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि देश मोदी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, फिर चुनाव हमारा एक तरफ। ये कांग्रेस के बयान आपके पास रिकॉर्डेड होंगे, आप उपयोग कर सकते हैं। जब तय हो गया तो उन्होंने महफिल का माहौल बनाया कि हाँ वाह बढ़िया हो गया, अब हमारे लिए एकदम से लकीर, मैंने मक्खन पे लकीर करने वाला मामला हो गया, ऐसा उनको लगा। फिर थोड़े दिन के बाद उनको लगा नहीं जरा और चेंज करो, तो बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है गुजरात के बार मोदी नहीं चलेंगे। ठीक है, बीजेपी वाले नाचते हो, चारों तरफ हमारी रैलियां होने लगी तो उनको ये परेशानी हो रही है, भाई क्या बात है, तो होने लगा है। तो फिर उन्होंने चलाया कि मोदी बुजुर्गों का अपमान करते हैं, टिप्पणी करते हैं, फलाना करते हैं जी।
और उनके वरिष्ठ नेता जिनके भरोसे उनकी सारी इलेक्शन कैंपेन है, उन्हीं के भरोसे उनको ये करना पड़ा। तो ये एक के बाद एक कदम। अभी भी देखिए आप, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। 10 साल से वो सरकार चला रहे हैं। महंगाई का वादा किया था, पूरा नहीं किया, जवाब नहीं दे रहे, चर्चा नहीं कर रहे। 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा था, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। निर्भया फंड का 1000 करोड़ रुपया लगाया था बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर जी। एक नया पैसा खर्च नहीं किया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जवाब नहीं दे रहे। और जब चुनाव होता है तो जिस सरकार के लिए चुनाव होता है, उस सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने जनता को जवाब देना चाहिए। मोदी वाली बात उनकी ज्यादा अब चलती नहीं, क्योंकि प्रजा मोदी के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है, साफ दिखता है। तो फिर अब गुजरात पे शिफ्ट किया है उन्होंने। पर प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो बात चल रही है, बीजेपी कह रही, दावा कर रही है कि देश में मोदी लहर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई लहर नहीं है, तो सिर्फ मीडिया क्रिएशन है। देखिए, जो एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं ना, उनको बाहर की हवा का पता ही नहीं होता है जी। कभी पता नहीं होता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि जिनको कभी चुनाव लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है। जिनको जनता के बीच में जाने का अवसर नहीं मिला है, अब उनको लहर का पता नहीं चलेगा, हवा का रुख का पता नहीं चलेगा, धूप का भी पता नहीं चलेगा, ताप कितना तेज हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बयान, वो जहां बैठे हैं तो उनकी जितनी रीच है उस हिसाब से उन्होंने कहा होगा। थोड़े बाहर निकलेंगे तो हो सकता है शायद दूसरी बात कहें। पर मोदी जी, जब आपको 13 सितंबर को जब ये बीजेपी ने ऐलान किया कि आप उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, उसके बाद के आपके लगातार जो भाषण थे, उससे ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होगा, और आप भी बार बार डेवलपमेंट की बात करते थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे। लेकिन अब पिछले 7 महीने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पर्सनलाइज चुनाव हो गए हैं। एक व्यक्ति या किसी व्यक्तियों की, नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर लड़े जा रहे हैं, उनके बयानों पर लड़े जा रहे हैं। ऐसा आपको दुख होता है कि मतलब मुद्दे से कहीं भटक रहा है चुनाव? पहला देखिए, कल का मेरा आखिरी भाषण है अमृतसर का जी। पूरा भाषण देख लीजिए, और मैं चाहूँ कि दूरदर्शन मेरे भाषणों का एनालिसिस करे कि पूरा विषय में, चुनाव के मैदान में एक ही सभा दे रहा हूँ अमृतसर को, और कोई भी पॉलिटिकल छिटाकशी बिना, डेवलपमेंट का दिशा क्या हो, अमृतसर को कैसे डेवलप करे, पूरा विषय बोल के मैं आया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान के एक भी मीडिया में वो नजर नहीं आता है, लेकिन वहां कहीं कुछ और बोल दिया होता जी, तो आप लोगों को तो सोना चांदी मिल जाती। पर खबर ये आ रही है कि अब कांग्रेस ऐसे विकल्पों पर विचार कर रही है कि कैसे मोदी जी को दिल्ली आने से रोकना है। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, थर्ड फ्रंट के नेता बयान दे रहे हैं कि हम मोदी जी को रोकने के लिए किसी के साथ हाथ में नए गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही है, वामपंथी कर रहे हैं। आपको ये सब कैसे लगता है? मैं दूरदर्शन का आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सटीक सवाल पूछा है, और वो भी दूरदर्शन ने पूछा। जी। मैं दूरदर्शन को अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल आपका एनालिसिस 1000% सही है, 1000% सही है, क्योंकि कांग्रेस और यूपीए के लोगों के पास शुरू में उनका चुनावी रणनीति का हिस्सा ये था कि दोबारा सरकार में आना। बाद में ध्यान में आया कि मेल नहीं बैठ रहा है। फिर उनका इरादा ये था कि बीजेपी अलग थलग हो जाए, एनडीए का रूप स्वरूप न बने। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में 25 दल का प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ हुआ, तो वो भी उनका गड़बड़ा गया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि चलो हम तो नहीं आते हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट, हंग पार्लियामेंट, कंफ्यूज पॉलिटिकल कैंपेन, इस पर चले जाए जी। वो भी वो डिरेल नहीं कर पाए। बहुत कोशिश की, तो पहले सरकार बचाने के लिए लड़ रहे थे, उसके थोड़े दिन के बाद वो एनडीए की ताकत न बढ़े इसके लिए लड़ रहे थे। उसके बाद वो सोच रहे थे कि अच्छा होगा
हम कुछ कर लें। अब उनका जो आखिरी स्टेज आया है, क्योंकि जितने दौर के मतदान हुए, इन मतदान के दौर में दो चीजें साफ हुई हैं। अब तक जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने दिल्ली सरकार का जाने का काम पूरा कर दिया है। माँ बेटे की सरकार अब नहीं रहेगी, वो जाएगी। दूसरा काम किया उन्होंने, नई सरकार की नींव उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। इसलिए अब उनका, मुझे जैसे राजनीति की समझ आती उनको भी आती है। उनके पास तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हर सीट का डेली रिपोर्ट देता है। उनको भी मालूम है कि अब वो गए हैं। अब उनका इरादा ये है कि ठीक हम तो गए, लेकिन तुम्हें आने में दिक्कतें कैसे कैसे पैदा हो, अब वो रास्ता उन्होंने रणनीति शायद तभी आपने कहा कि आपका हल तलाश रही है कांग्रेस। और उसमें उनकी कोशिश ये है कि किसी भी हालत में सरकार बने तो भी मरी पड़ी बने, ढीली ढाली बने, कम सीटों वाली बने, तो हम 5 साल में उनको परेशान करते रहेंगे, जैसी कांग्रेस की आदत है। मेरा विश्वास है उनका ये आखिरी दौर का स्ट्रेटेजी भी शायद काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। मोदी जी, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक रणनीतिक तरीके से स्ट्रैटेजिकली ये वो करती है कि एक मॉडरेट फेस हो, एक हार्ड लाइनर फेस हो, इसका कॉम्बिनेशन रखती है। पहले अटल जी मॉडरेट फेस थे, अडवाणी जी को हार्ड लाइनर माना जाता था। अडवाणी जी का उसके बाद स्टैंड चेंज हुआ, जिन्ना की मजार पे गए, उसके बाद उनको लोग मॉडरेट कहने लगे, आपको हार्ड लाइनर कहने लगे। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बदल रहे हैं, वो जो है अपने जो नेता बयान देते हैं, गिरिराज जी का बयान हो, किसी का बयान हो, आप उसको खंडन करते हैं, ऐसे बयान नहीं दो, आप मॉडरेट हो रहे हैं। अब होड़ ये लगी है कि आपका हार्ड लाइनर चेहरा कौन हो, अमित शाह जी हो या फिर गिरिराज जी हो, तो ये क्या स्ट्रैटेजिकली होता है? मैं समझता हूँ हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पंडितों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने और गर्मा गर्म जो न्यूज़ ट्रेडर्स हैं जी, वे लोग का एक माइंडसेट बन गया है, और इसलिए वो हर चीज़ को वो अपनी जो निश्चित फ्रेमवर्क है उसी में फिट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये पिछले 40 साल से चल रहा है। जैसे अटल जी को कहते थे बहुत ही महान व्यक्ति हैं लेकिन गलत पार्टी में। तो ऐसे ही एक ही प्रकार की उनकी जो शब्दावली है उसमें समय समय पर वो लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। तो ये इस शब्दावली को लेकर के जिनकी रोजी रोटी चलती है उनका ये खेल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर समझना है तो उनके प्रस्ताव क्या है इतने सालों में, उनकी सभी नेताओं की अधिकृत वाणी क्या है, सरकार में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, संसद में उनके स्टैंड क्या है, इन सब का एनालिसिस करोगे और फिर देखोगे तो भारत के संविधान को समर्पित अगर कोई दल आज टॉप पर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मोदी जी, एक चीज है कि आपको लगता है कि आप बदले हैं, जैसे आपने कहा कि एनालिसिस करो, अगर आपके चुनावी भाषणों का जो गुजरात में आप चुनाव लड़ते थे, अगर उनका एनालिसिस करो, मैंने कुछ सभाएं आपकी अटेंड करी थी, तो वहां पर कई बार आप मियां मुशर्रफ जैसे शब्द इस्तेमाल करते थे। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक जो लोग मुसलमान समाज की परंपराओं को जानते हैं उसमें मियां शब्द बहुत ही सम्मानजनक है। बीबी भी अपने पति को मियां साहब कहती है। मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने एक सम्मानीय शब्द को इतना बुरा क्यों बना दिया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, 2002 में मुझे मियां मुशर्रफ को याद क्यों करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस के फोरम में, जो फोरम जिस काम के लिए नहीं था, यूनो में मियां मुशर्रफ ने गुजरात के मसले पर अनाप शनाप भाषा बोली। मैं मानता हूं कि गुजरात को उनको वहां पर गाली देने का कोई हक नहीं था, किसी देश में इंटरफेयर करने का हक नहीं था। तो मेरा ये दावा, मेरा जिम्मा बनता था, मेरे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा जिम्मा बनता था कि दुनिया की कोई ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो मेरे देश पर उंगली नहीं उठा सकती, मेरे राज्य पर उंगली नहीं उठा सकती,
और इसलिए मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, लोक जागरण किया। इसको हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन से जोड़ते नहीं है, ये देशभक्ति का मसला है। पर अहमद पटेल जी को लोग पॉलिटिशियन की तरह, आपने उनको मियां अहमद पटेल चुनाव में कहा कि भाई। आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस में मेरे जो बहुत अच्छे कुछ मित्र हैं उसमें अहमद भाई रहे हैं। जी अभी नहीं है, अभी शायद उनको कांग्रेस में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो मेरे से बहुत दूर भागते हैं। जी। अब तो फोन भी नहीं उठाते, पता नहीं इनकी क्या। पहले आपकी फोन पे बातें होती थी उनसे लगभग? नहीं, मैं उसके घर खाने जाता था भाई। अच्छा। हाँ। अच्छी दोस्ती थी और व्यक्तिगत नीति मेरी अच्छी दोस्ती रहनी चाहिए, मेरा मत है। बिल्कुल। और आप लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग उनको कभी अहमद भी नहीं कहते, बाबू भाई कहते हैं। हाँ हाँ ये बाहर मालूम नहीं है जी। हमारे लिए अहमद भाई बाबू भाई है। हाँ। सालों से हम लोग उनको बाबू भाई के रूप में ही जानते थे। तो लेकिन कैसे सार्वजनिक जीवन में जी। उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनके इलाके में देना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मैं जब बोलता हूँ तो मैं वहाँ बाबू भाई बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और मियाँ साहब कहना वो बहुत ही सम्मानीय शब्द है, तो मैं सम्मानीय शब्द प्रयोग करता हूँ। आपके मित्र बहुत है, जैसे आपने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक आपके मित्र शरद पवार साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की स्वीकार्यता कम है तो राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनकी स्वीकार्यता आपसे ज़्यादा है। आपके मित्र हैं शरद पवार साहब, जो मित्र ऐसा कहते हैं। एक तो मुझसे वो काफ़ी वरिष्ठ है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ उनके हिसाब से। ये बात सही है कि मेरा उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, आज भी है, आज भी है। लेकिन उनके और हमारे राजनीतिक विचार बिल्कुल भिन्न हैं। अब वो चुनाव के मैदान में है, तो ये जो कांग्रेस और यूपीए की स्ट्रेटेजी है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो, भले अब सरकार बने एनडीए की, लेकिन मजबूत ना बने, बने तो हो हल्ला वाला बने, इसके बीच तो बोने पड़ेंगे ना। तो बीज बोने का काम शरद पवार का वहाँ चुनाव पूरा हो गया, तो क्योंकि उनके लिए महाराष्ट्र में तो मोदी को गाली दे करके कुछ निकलना नहीं था, तो चुनाव पूरा होने के बाद उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया। लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मोदी जी में बदलाव आया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी अब जिस तरह का स्टैंड लेते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा बदलाव दिखता है उनकी लाइन में कहीं ना कहीं। मैं मानता हूँ कि ये मूल्यांकन जो है ना वो सही नहीं है। जी। इसलिए क्या किसी ने मोदी का थरो चेकिंग किया है जीवन का, पूरी यात्रा में मोदी ने कब कब क्या स्टैंड लिए? गंगा जमुनी संस्कृति की आपने बात करी अभी बनारस में, लोग कहते हैं कि आपने पहले तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात आप। यही तो मैं कहता हूँ। हाँ। अब मेरे शब्दों को आप नोटिस करते हैं, पहले नहीं करते थे। तो प्रॉब्लम आपका है जी। ये मैं बचपन से बोल रहा हूँ, यही सीखा हूँ, और इसलिए मुझे जहाँ जहाँ अवसर मिला हमने यही बातें कही है। अब ये क्या है कि अब आपके ध्यान में आता है कि ऐसा बोला, अब वो चीज़ मैं कई वर्षों पर मैं बोला होता हूँ। तो मैं बहुत वैचारिक से बहुत क्लैरिटी वाला इंसान हूँ, मैं दबावों में जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मोदी जी में बहुत जो विवाद आपको लेके इतने सालों में, उनमें नहीं जाऊँ, लेकिन एक बात इन चुनाव से जुड़ी जो वो जरूर उठाना चाहूंगा, क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई कम्युनल लाइन पे डिवाइड करने की बात होती है चुनाव को। आपने एक मुद्दा जो उठाया, पिंक रेवोल्यूशन कहा, लोगों ने कहा कि भाई वो मुद्दा जो है मोदी जी ने उठाया वो कहीं ना कहीं, हालांकि उसमें ये भी बात है कि 20,000 करोड़ की कैटल इंडस्ट्री है, जो मीट इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। गुजरात में फिक्की डेटा देता है कि आपके राज्य में जो है कैटल जो मीट एक्सपोर्ट था वो 10 साल में दोगुना हो गया है। फिर आप इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं? एक तो सारी जानकारियाँ गलत है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, ये चीजें भारत सरकार की नीतियों से संबंधित है, गुजरात सरकार की नीतियों से संबंधित नहीं है। तीसरी बात, ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? मान लीजिए किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति का कहीं एक फैक्ट्री चल रहा है और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है, क्या सरकार ने एनवायरनमेंट को एड्रेस करना चाहिए कि कास्ट को एड्रेस करना चाहिए? तय कर लीजिए। मुझे बताइए, अगर हमारे देश में महात्मा गांधी जीवन भर गौ रक्षा के लिए लड़ते रहे, बोलते रहे, क्या महात्मा गांधी किसी समाज से बैर लेना चाहते थे क्या? क्या उनका किसी विशेष समाज के प्रति गुस्सा था क्या? विनोबा भावे, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी,
आमरणांत अनशन किया था गौ सुरक्षा के लिए। क्या विनोबा जी किसी समाज विरोध के दुश्मन थे क्या? और इसलिए हर चीज को सांप्रदायिक रंग के रंग में रंगने वाले जो लोग हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। और मेरा जहां तक विषय है, मैं वो बात नहीं बोला हूं जो विनोबा जी बोले हैं, मैं वो बात भी नहीं बोला हूं जो महात्मा गांधी बोले हैं। मैंने ये कहा है कि देखिए हिंदुस्तान में हमारा जो ट्राई कलर है ना, तिरंगा झंडा है जी, तो तिरंगे झंडे के 3 रंग हैं और 3 रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। ग्रीन देश में दूसरी हरित क्रांति होना जरूरी है। व्हाइट देश में श्वेत क्रांति मिल्क रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। और तीसरा सेफ्रॉन, इस देश में सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन होना जरूरी है। और जब मैं कहता हूँ सेफ्रॉन तो मुझे मालूम है इतना टुकड़ा लेकर के पूरे देश में बवाल खड़ी कर नहीं तो आप बताएं सैफरन जी। नहीं जी, सेफ्रॉन का मतलब आपको मालूम होगा सारी दुनिया में जी, ऊर्जा का रंग सेफ्रॉन माना गया है। भारत ने एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये ऊर्जा की क्रांति है, सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन है। तो भारत के 3 कलर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा ध्यान होना चाहिए, जितनी जमीन है उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हमारी श्वेत क्रांति का मतलब है हमारा गांव, उसकी इकोनॉमी में एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का, दूध उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है। खेती के काम में भी पशु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फर्टिलाइजर में भी पशु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पशु के मरने के बाद भी पशु एक इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत है। तो भारत की इकोनॉमी में पशु का बड़ा महत्व रहा है। ये पशु वो पशु मेरा विषय नहीं है, मेरा मत है। और इसलिए आज जैसे किसी की जमीन ले लो तो तत्काल को तो किसान को बहुत पैसे मिल जाते हैं जी, दे भी देता है, लेकिन जिंदगी का उसको मैनेजमेंट आता नहीं और 2-4 साल में सब खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर किसान से पशु ले लिया या गांव में पशुपालकों से पशु ले लिया, तत्काल तो पैसे मिल जाएंगे, बाद में वो भूखा मरेगा। मुझे अभी एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लड़का मिलने आया था, वो विदेश से आया है। उसने कोई 200 गांवों का रिसर्च किया है। गुजरात में कि देश भर में? नहीं, उत्तर भारत। अच्छा जी। 6-7 राज्यों में किया। और उसने देखा कि ये पशु के कटने के कारण वहाँ के कितने परिवार तबाह हो गए हैं, गांव की इकोनॉमी कैसे ध्वस्त हो गई है। बड़ा गहराई से अध्ययन किया है। और इसलिए सरकार का काम होता है कि लंबे समय की सोच के साथ करना चाहिए कि भाई इससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। और इसलिए इन चीज़ों को इस प्रकार से सांप्रदायिकता के रंग से कभी नहीं रंगना चाहिए। तो क्या मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे ऐसा अगर मैंने आप नहीं कहा, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने देखिए आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ जी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। जिसकी जो आदत है उस आदत के अनुसार समाज में लोग गरीबी में जीते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने समझना चाहिए और समझ करके हमको सोचना चाहिए। मोदी जी, आपने देश के लोगों की खास करके जो गरीब हैं उन सबकी एक तरह से उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं। जहाँ देखो फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह लोग आजकल मजाक में भी कहने लगे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि चुनौतियां वही है, सिस्टम वही है। बीजेपी के लोग उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। आम आदमी सोचता है कि उसको भरपेट रोटी मिलने लगी, महंगाई कम हो जाएगी। इतनी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, कभी आपको लगता है इतनी उम्मीदों का बोझ आपके कंधों पर है और ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? देखिए, उम्मीदों का कारण मोदी नहीं, उम्मीदों का कारण जो भयंकर निराशा देखी है लोगों ने। आप एक बंद कमरे में घंटों से बैठे हैं,
और एक छोटी सी खिड़की से भी हवा आ जाए तो जिंदगी में आशा भर जाती है। आज स्थिति है कि इतनी निराशा का माहौल है तो लोगों को लगता है यार कहीं से तो कुछ अच्छी बात नजर आ रही है, उससे वो लगता है कि यार वहाँ हुआ तो मेरे यहाँ हो सकता है। कोई जाके कहे बनारस में कि मैं गंगा ठीक करूँगा, कोई नहीं मानेगा। मोदी कहेगा तो मानेंगे। क्यों? मोदी का साबरमती रिवर फ्रंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, करके दिखाया है। अगर करके दिखाया है तो लोगों को भरोसा होता है। पर सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं। मैं एक चीज नोट करी कि सोशल मीडिया पे बड़े नेता, उनके फॉलोअर तो लाखों होते हैं लेकिन वो नहीं फॉलो करते। मैं देख रहा आप 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत पहली बात है। यस सोशल मीडिया मैं नहीं चलाता हूँ। वो समाज के लोग चलाते हैं, नौजवान चलाते हैं। उनको पसंद आता है वो अपना उस दिशा में ले जाते हैं, पसंद नहीं आए दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है देश की युवा जनरेशन से जुड़ना, युवा जनरेशन को समझना, उनके मन को समझने के लिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नाते कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया ताकत है। मैं अपनी बात ज़्यादा बताने के लिए उसका उपयोग कम करता हूँ, औरों की सुनने के लिए उसका उपयोग मैं बहुत करता हूँ। इसलिए आप फॉलो करते हैं 1000 लोगों को। बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि मैं अगर जब किसी को फॉलो करता हूँ तो मुझे कोई उसकी पूरी बायोग्राफी मालूम नहीं होती, उसकी जन्मपत्री मालूम नहीं होती है। एक आध ऐसा नाम आ जाए और मेरा फॉलो मैं चला जाऊं तो मुझ पे गालियां पड़ती, मैं हैरान हूँ। अगर मान लीजिए कोई एक बुरा सा बुरा व्यक्ति भी है और मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं जुड़ गया, उससे जुड़ गया, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ भाई। मुझे बुरे व्यक्ति के भी विचार तो सुनने पड़ेंगे ना भाई, क्या सोचता है वो। लेकिन हमारे मुझे याद है किसी के मेरा फॉलोअर था, क्या मेरे पर इतनी गालियां पड़ी। ऐसे आदमी को मोदी फॉलो करते हैं, मुद्दा उसको मैं फॉलो करना। अरे भाई वो भी एक इंसान है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके दुख दर्द है, कुछ कहता है तो मैं समझू तो सही। इतनी अगर हम उदारता नहीं बरतेंगे तो भैया सोशल मीडिया को भी हम तबाह कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत दूरदर्शन के शुक्रिया। दर्शकों को मेरा बहुत और हम आपको शुभकामनाएं देने चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।